हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आई विल टीच यू टू बी रिच बुक की हिंदी समरी। दोस्तों, पैसा हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको लेकर के बहुत सारे डिसेबिलिटीज़, लाइफ में बहुत सारे मिथ हैं। सभी के अपने अपने थॉट्स हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका मैनेजमेंट और क्या इसका इस्तेमाल। तो सवाल ये उठता है, क्या आपको पैसे का सही इस्तेमाल करना आता है या फिर नहीं आता? क्या आप हिसाब किताब में कमज़ोर हैं? क्या आपको लगता है कि अगर और पैसे होते तो आपकी लाइफ सेट होती? क्या आप मानते हैं कि आप फाइनेंस ठीक से हैंडल नहीं कर सकते? अगर इन सारे सवालों के जवाब हाँ में हैं, तब ऑथर बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर कहते हैं कि फिर आप या मैं कभी भी अमीर नहीं बन सकते। दोस्तों, ये बुक समरी फाइनेंस के मैनेजमेंट को सिखाने वाली है, जिसका टाइटल है आई विल टीच यू हाउ टू बी रिच, जिसे रमित सेठी ने लिखा है। यह समरी कहती है कि अमीर होने का मतलब आपको पता हो पैसा कहाँ खर्च करना है और कहाँ सेव करना है। ये बुक सिखाएगी कि आपको अपने फाइनेंशियल मैटर को हैंडल कैसे करना है। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस मिलेगी जिससे आप मनी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, अमीर होना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि आप सोचते थे। पैसा सेव करना ऐसा ही है जैसे कि मीठा खाना। शुरू में आप खुद को रोक नहीं पाते, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका मन भर जाता है। पैसे के मामले में समझदारी दिखाना एक अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन जल्दी ही आपके अंदर जोश और मोटिवेशन कम होने लगता है। फिर आप पहले वाले रूटीन पर आ जाते हैं, जब चाहे तब पैसे खर्च कर लिए और कोई हिसाब किताब भी नहीं रखा। इसमें आप जानेंगे कि बजटिंग करना ज़रूरी नहीं है। ऑथर का मानना है कि बजटिंग करना समय की बर्बादी है। लोगों को बजट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपने पैसे को खर्च करने की आदत पर ध्यान देना चाहिए। इसमें आप ये भी सीखेंगे अपने क्रेडिट कार्ड को कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जाए। पैसे को सोच समझ कर खर्च करना कैसे एक पावरफुल हैबिट बन जाती है। हम जानेंगे कि लाइफ में क्या किया जाए छोटे छोटे बदलावों, और ये बदलाव किस तरह हमें अमीरी की तरफ ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बुक समरी। आई विल टीच यू हाउ टू बी रिच, ऑप्टिमाइज योर क्रेडिट कार्ड। अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड के नाम से ही डरते हैं। असल में क्रेडिट कार्ड टर्म अपने आप में ही काफ़ी नेगेटिव साउंड करता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो लोग इसे सही ढंग से मैनेज करना नहीं जानते, उनका क्रेडिट कार्ड को लेकर काफ़ी नेगेटिव फीडबैक होता है। क्रेडिट एक ऐसी चीज़ है जो आपको समझनी होगी। अमीर बनने के लिए आपको इसमें एक्सपर्ट बनना होगा। लोग बड़ी बड़ी शॉपिंग करते वक्त क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनका क्रेडिट अच्छा है वो शॉपिंग से काफ़ी अच्छा पैसा बचा सकते हैं। एक अच्छा क्रेडिट होना आपके पैसे को बचा सकता है, लेकिन पहले यह समझना होगा कि क्रेडिट होता क्या है। क्रेडिट के दो फैक्टर होते हैं, एक क्रेडिट रिपोर्ट और दूसरा क्रेडिट स्कोर। आपका क्रेडिट रिपोर्ट आपके अकाउंट और पेमेंट हिस्ट्री के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है। यह लीडर यानी कि लोन देने वालों को भी जानने में हेल्प करता है आप दूसरे लेंडर को पे कर पा रहे हैं या नहीं। साथ ही इसमें आपका पेमेंट बिहेवियर भी शामिल होता है। ये भी पता चलता है कि कहीं आपकी कोई लेट पेमेंट तो नहीं है। आपका क्रेडिट स्कोर एक नंबर है जो कि लेंडर बताता है कि आपको क्रेडिट देने में उन्हें रिस्क है या नहीं। अगर है तो कितना रिस्क है। आपका क्रेडिट स्कोर 300 से 850 के बीच कुछ भी हो सकता है। लेंडर इस नव और आपके क्रेडिट स्कोर के बीच डिसाइड करेगा कि उसे आपको कितना पैसा देना चाहिए। क्रेडिट स्कोर जितना हाई हो उतना बेहतर है, इसलिए एक हाई क्रेडिट स्कोर के लिए जितना हो सके अपनी पेमेंट जल्द से जल्द जमा कर दें। अब आप सोचेंगे कि ये सब चीज़ें जानना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको इंटरेस्ट चार्ज में हेल्प करता है। गुड क्रेडिट स्कोर आपके ढेर सारे पैसे बचा सकता है। मान लीजिए कि आप घर खरीदने की सोच रहे हैं। बैंक एक हाई इंटरेस्ट चार्ज के साथ लोन देता है, लेकिन अगर आपका गुड क्रेडिट स्कोर है तो ये इंटरेस्ट आराम से पे हो सकता है। क्रेडिट कार्ड को लेकर कई तरह के नेगेटिव रिव्यूज सुनने को मिलते हैं, जैसे कि लेट पेमेंट करने पर आपको भारी भरकम चार्ज देना पड़ता है। कई बार आपके अकाउंट में ऐसे चार्ज होते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता। लेकिन ये सब आपके साथ तभी होता है जब आप अपना क्रेडिट कार्ड ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। लोग क्रेडिट कार्ड ऐसे यूज़ करते हैं जैसे वो उनके लिए पैसों का एंडलेस सोर्स हो। क्रेडिट कार्ड को हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं, लेकिन एंडलेस सोर्स फ्री में नहीं आता, इसलिए अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जैसे मान लो आपने कोई पेमेंट मिस कर दी तो आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो सकता है। जिस कंपनी से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है वो एनुअल परसेंटेज रेट
यानी कि APR बढ़ा सकती है। सबसे बड़ी बात तो होती है, ये वो फी है जो आपको क्रेडिट कार्ड के लिए पे करनी पड़ती है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से बात करके इसे कम या माफ़ करने के लिए कह सकते हैं। मार्केट में कई सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं, कंपनी आपको एक बड़ी रकम उधार पर दे रही है, तो एक तरह से ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है और APR के लालच में आने की ज़रूरत नहीं है। बीट द बैंक्स। क्रेडिट कार्ड की तरह बैंक भी उतने ही पॉजेस होते हैं। अक्सर बैंक यंग लोगों को फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यंगस्टर्स को इंटरेस्ट रेट और फ़ी जैसे टॉपिक थोड़े डराते हैं, इसलिए वो बिना सवाल जवाब किए जो भी पे करना है वो पे कर देते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के सिर दर्द को दूर किया जा सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग बैंक के लिए एक अच्छा तरीका है। वो अपने कस्टमर्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। पैसे से जुड़ी हर सर्विस के लिए लोग बार बार बैंक जाना पसंद नहीं करते। इसके बजाय वो एक सुविधाजनक तरीका ढूंढना चाहते हैं। ऐसे में ऑनलाइन बैंकिंग एक अच्छा ऑप्शन नज़र आता है। जो सेविंग आप ऑनलाइन बैंक में डालते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो फ़ी भी नहीं लेते जो नॉर्मली आपको रियल बैंक चार्ज करती है। तो ऑनलाइन बैंक और फिजिकल बैंक के बीच में इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करते हैं। ऑनलाइन बैंक, अगर आप 1,000 रुपये जमा करते हैं, ऑनलाइन बैंक 3% इंटरेस्ट रेट से स्टार्ट करते हैं। एक साल में आप उस इंटरेस्ट रेट से 30 रुपये तक कमा सकते हो। फिजिकल बैंक, इसमें भी अगर आप 1,000 रुपये जमा करते हैं तो ये बैंक आमतौर पर 0.5% इंटरेस्ट रेट देते हैं, यानी कि आपको 1,000 पर हर साल केवल 5 रुपये ही मिलेंगे। आपको समझ में आया कि इन दोनों में कितना फ़र्क है? ऑथर ने अपना ऑनलाइन बैंक अकाउंट कैसे सेटअप किया? उन्होंने चेकिंग और ऑनलाइन दोनों बैंक का अकाउंट खोले थे। चेकिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां आप पैसे जमा कर सकते हो और निकाल सकते हो। इसके लिए आप एक डेबिट कार्ड से चेक का यूज़ कर सकते हो। ऑथर की इनकम इसी चेकिंग अकाउंट में जाती है, फिर वो अपने पैसे बाकी के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं। बैंक हमें इंटरेस्ट रेट भी ऑफर करते हैं। जब आप अपने चेकिंग अकाउंट में पैसे जमा करते हो, सेविंग अकाउंट जैसा कि नाम से ही पता चलता है वो अकाउंट है जिसमें आप स्पेशल मौके जैसे हॉलीडे और फेस्टिवल के लिए पैसे सेव करते हो। पहले चेकिंग और सेविंग अकाउंट के बीच सिर्फ इंटरेस्ट का फ़र्क होता था। पहले से सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट होता था, लेकिन चेकिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं। लेकिन आज दोनों ही अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। तो क्या इन दोनों अकाउंट के बीच वाकई कोई फ़र्क होता है? फ़र्क यह है कि आपको अपने चेकिंग अकाउंट से ही पैसे विड्रॉल करने चाहिए। सेविंग अकाउंट को टच भी मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपके पैसे सेव होते हैं। आपको अपने अकाउंट कैसे सेट करने चाहिए, तो ऑथर हमें कुछ टिप्स देते हैं और कुछ ऑप्शन भी देते हैं। पहला, अपने लोकल बैंक में चेकिंग अकाउंट के साथ एक सेविंग अकाउंट भी खोल लो। बैंक से फीस के बारे में पूछो। अगर कोई एनुअल चार्ज वगैरह हैं तो किसी और बैंक में पता करो जहां ये सब चार्जेस ना हो। दूसरा, ये बेसिक ऑप्शन और स्मॉल ऑप्टिमाइजेशन का कॉम्बिनेशन है। किसी लोकल बैंक में एक नो फी चेकिंग अकाउंट खोल लीजिए। इसके बाद कोई ऑनलाइन बैंक ढूंढो जो सेविंग अकाउंट पर हाई इंटरेस्ट रेट देता हो। इस तरह आप जब चाहें तब आप अपने चेकिंग अकाउंट से पैसे निकाल पाएंगे। आपका पैसा इजीली ग्रो होता रहेगा इसमें अपने सेविंग अकाउंट में डालकर। तीसरा, ये ऑप्शन है एडवांस और फुल ऑप्टिमाइजेशन का कॉम्बिनेशन। इसके लिए अलग अलग बैंक में कई सारे चेकिंग अकाउंट खोल लीजिए। ये इसलिए है ताकि डिसाइड किया जा सके कि कौन सा बैंक बेस्ट इंटरेस्ट और सर्विस देता है। ऑथर ने भी थर्ड ऑप्शन चूज़ किया था। उनका एक चेकिंग अकाउंट लोकल बैंक में है और दूसरा ऑनलाइन बैंक में है। आप सेम चीज़ यही कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट के साथ भी कर सकते हैं। ऑप्शन आपको खुद चूज़ करने होंगे जो आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। क्या आप एक बिना झंझट का अकाउंट चाहते हैं तो फिर आपको पहला ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अपने सामने लिमिटेड ऑप्शन मत रखो, क्यों ना दूसरा और तीसरा ऑप्शन ट्राई किया जाए। ये दोनों ऑप्शन गारंटी के साथ आपका पैसा ग्रो करने में हेल्प करेंगे। कोई भी बैंक चुनते समय इन 3 बातों का ध्यान रखना होगा: ट्रस्ट, कन्वीनियंस और फीचर्स। ट्रस्ट तब होता है जब बैंक आपसे कोई हिडन या छिपे हुए चार्जेस या फीस नहीं लेता। बड़े बैंक्स हमेशा अनलिमिटेड कस्टमर बनाने के जोर देते हैं, इसलिए वो चुपके से आपके अकाउंट से अपनी फीस काट लेते हैं, जिससे आप बैंक की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगर वो अपनी फीस को लेकर ट्रांसपेरेंट हैं तो समझ लीजिए कि उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। कन्वीनियंस यानी कि इजी एक्सेस। आपके लिए पैसा मैनेज करना इजी होना चाहिए। पैसे को भी बढ़िया कस्टमर सर्विस देने पर फोकस किया जाना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत उन्हें मदद करनी चाहिए।
फीचर्स को हम वैल्यू एडेड सर्विस के तौर पर भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बैंक हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है, साथ ही पैसों को ट्रांसफ़र करने की सुविधा भी फ्री में देता है। कॉन्शियस स्पेंडिंग, जब आप सोच समझकर खर्च करते हो तो इसका मतलब है कि आप अपने पैसे की वर्थ को समझते हो। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ, ज़्यादा खर्च करने के चक्कर में आपका बजट ही गड़बड़ा गया। ऑथर भी कई बार ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं। अपनी हर खरीदारी का ट्रैक रिकॉर्ड रखना कोई से सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि असल में ये तरीका ज़रा भी इफेक्टिव नहीं है। बजटिंग सिर्फ थ्योरी में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई भी एक एक पैसे के खर्चे का हिसाब नहीं रख सकता, क्योंकि ये बोरिंग भी है और थकाने वाला काम भी है। लेकिन ऑथर के पास इसका एक सॉल्यूशन है। आप एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान को क्रिएट कर सकते हैं। ये प्लान एक ऐसा तरीका है जिससे आप हर महीने पैसा भी खर्च कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट भी। वहीं आपकी सेविंग्स भी होती रहेगी। आपकी लाइफ से अब वो टाइम जाने वाला है जब आप सोच समझकर परेशान होते थे, आखिर आपका पैसा गया तो गया कहाँ। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान थ्रिफ्ट यानी कि कंजूस बनने पर फोकस करता है। थ्रिफ्ट यानी कि कंजूस होने और चीप होने में जमीन आसमान का फर्क है। थ्रिफ्ट होने का मतलब है आप उन्हीं चीज़ों पर खर्च करना जो कि आपको चाहिए। थ्रिफ्ट होने का मतलब ये नहीं है आप अपने खर्चों में कटौती कर लें, बल्कि ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हम केवल उन्हीं चीज़ों पर खर्च करें जो वाकई में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लोग अक्सर थ्रिफ्ट को मुश्किल इसलिए समझते हैं क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान के 4 फैक्टर्स होते हैं: फिक्स्ड कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। फर्स्ट फैक्टर, मंथली फिक्स्ड कॉस्ट। वो चीज़ें हैं जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है, जैसे कि रेंट, रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान और एजुकेशन पर खर्चे। आपको अपनी इनकम से 50 से 60% इस फैक्टर में देना होगा। लेकिन ये आपको फिगर आउट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप अपने फिक्स्ड कॉस्ट की लिस्ट बना लें। ये उनमें से कुछ भी हो सकते हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रोसरी और कपड़े वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि किस चीज़ पर कितना खर्च करना चाहिए तो थोड़ा पता लगाइए। पिछले 3 महीने के अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट या शॉपिंग रिसिप्ट पर एक नज़र डालिए, फिर सबको ऐड करके लिखिए। एक बार आपने यह कर लिया तो उसमें 15% जस्ट इन केस कैटेगरी शामिल कर दो। इसमें से आपके हर महीने खर्चे शामिल नहीं हैं, बल्कि वो खर्चे जो अचानक से कभी कभार खर्च करने पड़ते हैं, जैसे कि कार की रिपेयरिंग करवाना, किसी खास मौके के लिए कपड़े खरीदना या ड्राई क्लीनिंग। ऑथर ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए हर महीने $150 अलग से रखते थे। सेकेंड फैक्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस फैक्टर के लिए आप अपने 401 के या फिर इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट के लिए अलग से पैसे रखते हैं। ये वो अकाउंट है जो आपका रिटायरमेंट या पेंशन फंड को होल्ड करते हैं। जो अमाउंट इसमें आप डालेंगे वो आपकी सैलरी का 10% होना चाहिए। क्या आप अपनी सैलरी के 10% के हिस्से को लेकर श्योर नहीं हैं कि उसका क्या करना चाहिए? आपको ऑनलाइन कई इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर मिल जाएंगे जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको कितना रिटर्न मिलेगा। थर्ड फैक्टर, सेविंग गोल्स। ये किसी भी प्रकार का गोल हो सकता है, चाहे उसे अचीव करने में कितना भी टाइम लगे। यह क्रिसमस गिफ्ट के लिए सेविंग करने जितना छोटा भी हो सकता है, या फिर शादी के खर्चे के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म गोल जैसे कि घर की EMI पे करने के लिए भी हो सकता है। ये सीक्रेट सिर्फ एक ही है, जितना जल्दी हो सके सेविंग करना स्टार्ट कर दो। आप सेविंग जितने लंबे समय के लिए करेंगे उतना ही कम अमाउंट आपको बचाना होगा। सुनने में एकदम सिंपल लगता है, लेकिन लोग शायद ही कभी भी इस एडवाइस को फॉलो करते हैं। इसलिए इसे और भी रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें एक नंबर ऐड कर दो। जैसे कि आप अपनी 20s में शादी कर लेना चाहते हो, इसके लिए अपने रफ एस्टिमेट बना ही लिया होगा। इसलिए इस साल शादी में कितना खर्चा आएगा, तो आपको 20 साल का होते होते सेविंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप महीने के $333 भी बचाते हो तो आगे चलकर आप हर महीने पैसे सेव करने में उतना मुश्किल नहीं होगी। इसके बजाय जब आप 26 में सेविंग स्टार्ट करते हो, सेविंग गोल के लिए आपकी इनकम का 5 से 10% अलग से रख दो। आई विल टीच यू हाउ टू बी रिच का फोर्थ फैक्टर, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदने पर आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑथर आपको अपने बजट में से गिल्ट फ्री स्पेंडिंग शामिल करने के लिए इनकरेज करते हैं। लेकिन ये सवाल है कि फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके लिए आपको इसे समझने में कुछ घंटे लगेंगे, लेकिन एक ऑटोमेटिक सिस्टम
आपके आने वाले महीनों और भी ज़्यादा इजी बना देगा। एक ऑटोमेटिक सिस्टम होने से सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगता है। अगर आपने पहले से ही अपना एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बना रखा है तो आपको बधाई हो, आप आधा ऑटोमेटिक सिस्टम पार कर चुके हैं। ऑटोमेटिक मनी फ्लो के लिए अपने सारे अकाउंट्स को साथ में लिंक कर दो। हर चेकिंग के लिए एक चार्ट बनाओ, सेविंग्स, क्रेडिट कार्ड और इन्वेस्टमेंट जो भी आपके पास है। इससे आपको हर सिंगल परचेस का हिसाब रखने में आसानी होगी। अपने चेकिंग अकाउंट को अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट से लिंक कर दो। ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सेट कर दो ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप अपने बिल्स पे कर सको। साथ ही अपने चेकिंग अकाउंट को भी अपने सेविंग अकाउंट से लिंक कर दो। जाहिर है आपकी सैलरी का 5% वहीं सेव होगा जिसके लिए आप सेव करना चाहते हो। तो दोस्तों ये थी बुक समरी रमित सेठी की लिखी हुई आई विल टीच यू हाउ टू बी रिच की। दोस्तों आपको ये समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये बुक खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।